जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट कुलदीप एक बार हाजिर और आपका दोस्तों स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो दोस्तों हमने जैसे सीरीज स्टार्ट कर रखी थी अपनी मिलिट्री हिस्ट्री को, और दोस्तों इसमें आज हम पार्ट 3 कवर करेंगे। और दोस्तों हम पहले पार्ट से बोलते आ रहे हैं कि आपको हम तराइन का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, वो सभी तमाम कराएंगे। तो आज दोस्तों इस तीसरे पार्ट में दोस्तों हम उन सभी को कराएंगे बिल्कुल ब्रीफली, कैसे मतलब ये युद्ध हुआ है, क्यों हुआ है, उसका रीज़न सभी जानेंगे, ठीक है ना। तो समय दोस्तों बर्बाद ना करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना और बिल्कुल भी स्किप ना करना दोस्तों, स्टार्टिंग से देखना और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा और एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। हम तो बेसिकली अगर दोस्तों एनसीसी में बहुत से बंदे पढ़ते हैं, जो मेरे भी तमाम दोस्त हैं, तो एक हल्दी घाटी युद्ध पढ़ तो लेते हैं, रट लेते हैं कि इतने सैनिक 80,000 20,000 उसमें सैनिक युद्ध थे, लेकिन क्यों थे, मतलब क्या रीज़न था, बैकग्राउंड हिस्ट्री को भी देखेंगे, ठीक है ना। पिक्चर के रूप में क्रिएट करूँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। अब दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध मैं आराम से जाऊंगा, बताना होता तो मैं 4 लाइन में ख़त्म कर देता, लेकिन दोस्तों आपको अंत तक याद रहे और हम भी याद रहे कि हाँ मैंने भी समझाया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया था कारगिल वॉर। तो कारगिल का जो युद्ध हुआ था, मतलब जो कारगिल युद्ध क्यों हुआ था, मतलब जो उसका नाम पड़ा था वहीं पर पड़ा था जहाँ पर वो युद्ध हुआ था, 2 आपसी सेनाओं के बीच में। तो ऐसे ही दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो दोस्तों कब हुआ था, 21 जून 1576, या कभी कभी दोस्तों इसे 18 जून दोस्तों 1576 को माना जाता है। दोस्तों जो 21 जून 1576 को दोस्तों गोपीनाथ शर्मा के द्वारा माना जाता है, और दोस्तों जो हिस्टोरियन है वो दोस्तों 18 जून 1576 के द्वारा माना जाता है। तो दोनों ही माने जाते हैं, ध्यान रखना। तो हल्दी घाटी की बात कर ले तो भैया हल्दी घाटी का युद्ध है क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, युद्ध हमने बता दिया कि आपको 5076 में ये लड़ा गया था। तो बता दूँ कहाँ पर, तो पहले ये ध्यान रखो दोस्तों, ये हल्दी घाटी दोस्तों, जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो दोस्तों बेसिकली एक हल्दी घाटी क्षेत्र में लड़ा गया था, यानी एक मैदान है, जगह का नाम है हल्दी घाटी, जो कहाँ पर है दोस्तों, राजसमंद में। राजसमंद दोस्तों बताऊँ तो एक झील भी है और एक जगह का नाम भी है, और दर्रा भी है एक, तीनों चीज़, झील भी है, नाम भी है, दर्रा भी है। अब ये भैया एक क्वेश्चन उठता है कि राजसमंद है कहाँ, यानी विच स्टेट इज़ लोकेट राजसमंद। तो ध्यान रखना दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। जो राजस्थान वाले देख रहे होंगे तो वो समझ गए होंगे, राजस्थान में स्थित है राजसमंद। तो ये हम कह सकते हैं कि जो युद्ध है वो बेसिकली कहाँ हुआ, राजस्थान वाले इलाके में। ओके, अब ये देख लेते हैं किन के बीच हुआ। तो ये युद्ध दोस्तों 2 एक बड़े शासक के जो मतलब उनके बीच हुआ, जो मतलब एक विश्व मतलब भारत में जो सत्य कायम थी। मुगल में दोस्तों मुगल शासक जो अकबर थे, और दोस्तों मेवाड़ में दोस्तों महाराणा प्रताप, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मेवाड़ जो शासक थे, मेवाड़ दोस्तों जो राजस्थान में शासक अलग ही चल रही थी, है ना, मेवाड़ ये सब। तो उनमें दोस्तों जो शासक थे वो थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप दोस्तों मेवाड़ शासक से थे, और जो मुगल शासक थे, मुगल शासक के जो साथ थे मतलब अकबर थे, ठीक है। ये ध्यान रखना दोनों में शासक थे, इनके बीच आपसी युद्ध होता है। हल्दी घाटी का कहाँ होता है दोस्तों, राजसमंद में होता है, हल्दी घाटी मैदान में 1576 में भैया है ना। और ये ध्यान रखना दोस्तों मेवाड़ शासक जो महाराणा प्रताप के साथ, और दोस्तों मुगल शासक अकबर के साथ था। अब इनके साथ भी तो बंदे होंगे, ऐसे तो नहीं अकेले लड़ लेंगे दोनों। तो दोस्तों मेवाड़ शासक के जो साथ थे वो थे हकीम खां सूरी, झाला बीड़ा, राज सिंह। जो झाला बीड़ा था दोस्तों बाद में वो थे जिन्होंने इनके जो महाराणा प्रताप है उनके जो पद चिन्ह दोस्तों स्वीकार करे थे। पद चिन्ह का मतलब दोस्तों क्या होता है कि अगर मैं दोस्तों पढ़ा रहा हूँ और मेरे को बाई चांस कुछ खांसी हो जाए तो मैं अलग बैठ जाऊं, और मेरी जगह दूसरा कोई बंदा आया और मेरे को आपको पढ़ाने लग जाए, यानी उनने मेरा जगह मतलब ले ली और आपको पढ़ा रहा। पद चिन्ह, उसके पद को मतलब उनने पकड़ लिया। यहाँ मैं चल रहा हूँ और यहाँ मेरे पैर रुक गए, मैं यहाँ बैठ गया तो मेरे पद पर वो चल रहा है आगे, तो वही होता है दोस्तों, उसके पद चिन्ह उन्होंने ले लिया, यानी उसके जो भी शासक शक्तियाँ थी वो उसके पास चली गई, है ना। तो ये ध्यान रखना। और अकबर की जो सेना के साथ दोस्तों मान सिंह था, उसका सेनापति। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर की सेना के जो हल्दी घाटी में अकबर का जो सेनापति था वो कौन था, मान सिंह, ध्यान रखना। इसके साथ मित्तर खां, आसफ खां और बदायूं भी नहीं था, ये ध्यान रखना। बात आती है, अब ये तो पढ़ लिया कि युद्ध इनके बीच दोनों के बीच हुआ था, और कौन कौन से शासक थे ये भी। तो अब हुआ क्या था युद्ध, वह थोड़ा आपको ब्रीफ पीछे का बैकग्राउंड देखूँ तो दोस्तों महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह, जो कहाँ मेवाड़ शासक के जो राजा थे, मेवाड़ उदय सिंह। उदय सिंह की दोस्तों जो 2 वाइफ थी, यानी 2 पत्नी थी, एक का नाम था धीराबाई और एक का नाम था जयवंताबाई। धीराबाई थी, उनका जो एक पुत्र था जगमाल, और दोस्तों जयवंताबाई थी, उनका पुत्र था महाराणा प्रताप, यानी शॉर्ट फॉर्म प्रताप। तो जब उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है 1582 में, सॉरी आई थिंक मेरे को याद नहीं आ रहा, तो युद्ध मतलब जो इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ध्यान रखना थोड़ा।
तो इनकी जब मृत्यु हुई थी ना, तो इनके द्वारा जो अगला पहला होता है कि एक डिसाइड कर लेते हैं कि अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो अगला इनके उदय सिंह के द्वारा अगला उत्तराधिकारी दोस्तों जगमाल को नियुक्त करके गए थे कि अगला उत्तराधिकारी यानी मीर ने मरने के बाद जो अगला शासक है जगमाल बनेगा। तो ऐसे में दोस्तों जो बड़े वहाँ पर सामंत थे, जो मतलब कोर्ट जो दरबार थी, कोर्ट मतलब उसमें, तो उसमें दोस्तों जो वो चाहते थे कि जगमाल ना बने और दोस्तों प्रताप बने। क्यों प्रताप बने? प्रताप एक प्रतापी राजा था, मतलब एक अच्छा सीखता था, उससे अच्छी शिक्षा थी, ज्ञान थी, एक अच्छा शस्त्र यानी क्षत्रिय भी था। तो ऐसे में जो वहाँ सामंत लोग हैं, बड़े बड़े वो है सामंत लोग, तो वो दोस्तों प्रताप को चाहते थे कि वो बने। तो भैया ऐसे में जो धीराबाई का जो वो है ना छोरा, तो भैया नाराज़ हो गए। अब ये छोरा नाराज़ हो गया, तो उस समय दोस्तों जो भारत पर शासन कर रहा था कौन? मुगल शासक है ना, मुगल शासक। तो भैया जगमाल का जो धीराबाई का लोंडा है ना, वो भैया जगमाल मुगल के पास चला जाता है और कहता है कि मेरे को ना ये जो महाराणा प्रताप ने मेरे को गद्दी से हटा दिया। तो भैया ऐसे में इसके साथ मतलब उसका साथ दे देता है। अब भैया दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त ही होता है, तो भैया इसका साथ दे दिया। तो ऐसे में मुगल अकबर के द्वारा मानसिंह को ये कहा गया कि जाओ महाराणा प्रताप को बंदी बना के लाओ। तो ऐसे में जो मानसिंह गया और क्या महाराणा प्रताप से हार गया और वापसी आ गया। क्यों? कि हमारी अधीनता स्वीकार नहीं करा, यानी हमारे अब अंडर में काम नहीं कर रहा महाराणा प्रताप, वो अलग है। तो मानसिंह कई बार गया और इसके साथ मित्र खा भी, आसफ खा भी गए, तो वो काफ़ी हार हो गए। तो ऐसे में दोनों के बीच में डिक्लेयर हो गया कि हम युद्ध करेंगे डायरेक्ट। तो युद्ध करेंगे। तो उस समय दोस्तों जो हमारे हल्दी घाटी में दोस्तों जो राजपूत के जो मतलब सैनिक थे वो 20,000 थी, काफ़ी कम संख्या में। और दोस्तों इनके 4 गुने वो दोस्तों 80,000 मुगल सैनिक थे। ठीक है, मुगल सैनिक थी। आपस में युद्ध लड़ता गया। दोस्तों बीच में क्या होता है कि जब ये युद्ध लड़ रहा था, मानसिंह जो यहाँ पर नेतृत्व मानसिंह कर रहे थे और यहाँ से नेतृत्व दोस्तों महाराणा प्रताप कर रहे थे। तो ऐसे में दोस्तों जो महाराणा प्रताप और दोस्तों जो मानसिंह है, मानसिंह का दोस्तों एक वो था हाथी, मर्दाना हाथी। भैया मर्दाना हाथी था। तो मर्दाना हाथी दोस्तों ये ध्यान रखना, मर्दाना हाथी पर दोस्तों ये क्या लड़ रहा था, है ना, मर्दाना पूछा नहीं जाता, लेकिन आपके जो कंपटीशन एग्जाम से बता रहा हूँ। तो मर्दाना हाथी के साथ दोस्तों यहाँ पर लड़ रहा था। और ऐसे में दोस्तों जो महाराणा प्रताप थे, प्रताप के नाम का भी एक जो उनका हाथी का घोड़े का नाम तो घोड़े के साथ वो लड़े थे। तो ऐसे में दोस्तों उनका चेतक है वो दोस्तों घायल हो जाता है और नीचे वो जो महाराणा प्रताप है वो गिर जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों चेतक है मतलब उनके जो सगी संबंधी यानी जो हकीम खां सूरी, झाला बीड़ा, इनकी कमांड उन्होंने संभाल ली। और ऐसे में चेतक दोस्तों महाराणा प्रताप को ले गया वापसी ले गया, मतलब वहाँ पर अपने स्थान पर। और वापसी एक दोस्तों क्या कहा जाता है कि मतलब एक नहर थी अफगानिस्तान वाले में, उसमें इलाके में, तो वहाँ पर एक नहर को दोस्तों पार कर रहा था। तो जो चेतक है उसने नहर तो पार कर ली थी, लेकिन वो अंत में पार करते हुए अपने जो महाराणा प्रताप की जान बचा लेता है। लेकिन दोस्तों क्या चेतक मर जाता है और वहीं पर दोस्तों उसकी समाधि स्थल बना दिया जाता है। बीडल नाम है, आई थिंक बडल ऐसी कुछ है ना। और ऐसे में दोस्तों तो ये पता चलता है कि जो युद्ध है तो दोस्तों ना तो एक किसकी हार हुई किसकी जीत हुई अभी तक ये नहीं पता, एक आण निर्णायक युद्ध है। तो इसे दोस्तों आण निर्णायक युद्ध भी कहा था, यानी अभी तक नहीं पता चले किसकी हार थी किसकी जीत थी। और इसे दोस्तों हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई सारे हाथियों के द्वारा युद्ध लड़ा गया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रताप के घोड़े का नाम तो चेतक था और हाथी का नाम दोस्तों क्या था, वीर प्रसाद। जब दोस्तों इस हाथी को अकबर ने पकड़ लिया तो इसका नाम दोस्तों चेंज कर दिया था। तो वो आपको बताना है कौन सा नाम रखा था वीर प्रसाद को चेंज करके। तो बस मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा हल्दी घाटी का युद्ध था। आपको लिख देना है कि किसके बीच हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन सा युद्ध का था, कितने सैनिक थे, कौन कौन का सेनापति था। बस मेरा यहाँ खत्म। वैसे तो और भी है दोस्तों, इसको जो दत्तकलाई का युद्ध भी कहते हैं। क्यों कहते हैं काफ़ी हमें इतना नहीं बताना तो डीपली, तो बस आपको बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने। इससे ज़्यादा दोस्तों आपको कराऊंगा और टाइम वही है वेस्ट, मतलब इतना पूछा नहीं जाता। तो आपके एनसीसी में इतना ही है, ठीक है। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं। साथियों बात कर लेते हैं तराइन का फर्स्ट और दोस्तों सेकंड जो युद्ध है। ये तो आपको पता होगा कि दोस्तों जो तराइन का फर्स्ट और सेकंड युद्ध है दोस्तों मोहम्मद गोरी और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। क्यों लड़ा गया था दोस्तों हमें आपको पता है, जैसे मैंने हल्दी घाटी का बताया ना, आप कभी भूलोगे भी नहीं कि क्यों लड़ा गया था, मतलब कि क्यों लड़ा गया था वो आप, ठीक है। ऐसी दोस्तों मैं इसको बताऊंगा, एक पिक्चर क्रिएट करूंगा उसके माइंड में आपको, ठीक है। तो आ जाते हैं थोड़ा यहाँ पर, हम इसके पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद ध्यान यहीं पर आएंगे हम, ठीक है। तो क्यों हुआ था पहले वो रीजन बता दूँ आपको। मैप देखा होगा इंडिया का, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, राजस्थान है। राजस्थान में अजमेर क्षेत्र में एक शासक थे कौन, पृथ्वीराज चौहान। अभी ये सुनते रहिए कहानी, बस कहानी सुनिए और कुछ मत सुनिए। अजमेर क्षेत्र में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है। और वहाँ पर नीचे दोस्तों एक माउंट आबू था जगह। माउंट आबू में दोस्तों एक लड़की रहती थी इच्छनी। क्या दोस्तों, इच्छनी। जो दोस्तों इच्छनी थी ना,
वो दोस्तों इसकी फर्स्ट साइट लवर थी किसकी, पृथ्वीराज चौहान की, यानी तो इच्छनी है उससे प्यार करती थी पृथ्वीराज चौहान के जो शासक है अजमेर क्षेत्र का। ठीक है, नीचे दोस्तों गुजरात में क्या भीमदेव सेकंड था, क्या दोस्तों भीमदेव सेकंड शासक था। और दोस्तों यहाँ पर एक यूपी वाले क्षेत्र के करीब तो कन्नौज में एक शासक था जयचंद, जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अफगानिस्तान में दोस्तों रूल कर रहा था उस समय मोहम्मद गोरी, और साथ ही साथ एक हमारा क्षेत्र था खाली हरियाणा वाला भटिंडा वाला क्षेत्र, ये आपने सभी मैंने आपको बताया, ये आपने पढ़ लिया होगा। बात क्या होती है दोस्तों, जो कन्नौज का शासक है जयचंद, इसकी दोस्तों जो पुत्री है संयोगिता, इसकी भैया क्या हो रही थी, शादी हो रही थी, एक वर वधू के साथ मंत्र गायन हो रहे थे, पंडित जी मंत्र गा रहे थे आराम से। तो भैया ये मंत्र हो रही थी, शादी हो रही थी आराम से। तो भैया जो पृथ्वीराज चौहान है अपने जो घोड़े पे, नाट्यरंबा नाम का इनका घोड़ा था, वो घोड़े पे कुतुड़ टुकड़ करके भाग गए, मतलब उनके पास गए, कहाँ पर, संयोगिता के पास। और संयोगिता को उनके मंडप से यानी शादी वाले दिन ही दोस्तों उनको उठा लिया, और उठा के दोस्तों क्या इन्होंने इनसे शादी कर ली। किससे शादी कर ली दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों संयोगिता से शादी कर ली। अब बोलोगे सर जो इच्छनी थी इसकी फर्स्ट साइट लवर, तो भैया ये जेलस फील हो रही, इच्छनी इससे प्यार करती थी लेकिन पृथ्वीराज चौहान इससे प्यार नहीं करता था। पृथ्वीराज चौहान दोस्तों जो कन्नौज शासक की पुत्री है संयोगिता को उठा के लिया है शादी वाली और शादी कर ली। तो भैया ऐसे में तो ये भी दुश्मन हो गया और ये भी दुश्मन हो गया। और रहे भीमदेव, भीमदेव भैया इससे प्यार करता था इच्छनी से, लेकिन जो इच्छनी है वो इससे प्यार नहीं करती थी। तो आपस में दोस्तों इनमें क्या एक युद्ध होने लग गया, मतलब आपने उसमें एक में जलने लग गए। तो ये कारण था। ऐसे में दोस्तों जब यहाँ पर ये सारी चर्चा चल रही थी उस समय दोस्तों अफगानिस्तान का जो मोहम्मद गोरी था शासक था, जो गजनबी के बाद बना था, जो अल्तुनिया और जो सुबुक्तगिनिया था उनके बाद जो उनकी स्थापना रखी थी, जो गजनी वंश की, आपको पता भी होगा। तो अफगानिस्तान में जो गजनी क्षेत्र में दोस्तों मोहम्मद गोरी था, तो मोहम्मद गोरी ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया और जो हरियाणा वाला क्षेत्र है उसमें दोस्तों भटिंडा वाले क्षेत्र में क्या आक्रमण कर लिया, यानी आधिपत्य वो क्या दोस्तों जमा लिया। तो भैया ऐसे में अजमेर का जो शासक था पृथ्वीराज चौहान को बड़ा गुस्सा लगा कि भैया इन्हें कैसे मतलब हथिया लिया। तो आपस में दोनों में लड़ाई हुई, भिड़ाई हुई, आपस में एक उनका युद्ध हुआ। कब हुआ दोस्तों, 1191 में युद्ध, जिसे हम तराइन का युद्ध कहते हैं। जो दोस्तों 1191 का युद्ध है तराइन का युद्ध, दोस्तों तराई के मैदान में लड़ाया गया था, जो दोस्तों हरियाणा में है। जो दो शासकों के द्वारा लड़ाया गया था दोस्तों, एक तो गजनी क्षेत्र से दोस्तों जो कमान संभाल रहे थे तो वो थे दोस्तों मोहम्मद गोरी, जैसे भारत और 1971 में दोस्तों सैम मानेकशॉ और दोस्तों AK नियाजी पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट जनरल वो कमान संभाल रहे थे। तो ऐसे में दोस्तों तराइन के युद्ध में गजनी क्षेत्र से दोस्तों मोहम्मद गोरी था और दोस्तों अजमेर से पृथ्वीराज चौहान थे। तो ठीक है, ये ध्यान रखना। इनके साथ पृथ्वीराज चौहान के साथ दोस्तों दिल्ली के गवर्नर थे उस समय, जो गवर्नर हुआ करते थे गोविंद राम तोमर, और दोस्तों एक और गवर्नर थे चामुंड राय। ऐसे में इनके साथ भी कई शासक थे। ठीक है, तो अजमेर का ये ध्यान रखना घोड़ा। तो ऐसे में दोस्तों क्या हुआ, बड़ी चलता है गड़ियों कह रहे हैं। और हमें तो पता है कि जो भी पहला दुश्मन वार करता सबसे पहले तो इंडिया में तो यही देखा अभी तक हमने। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी दोस्तों क्या ये ना जो दिल्ली का गवर्नर है गोविंद राज तोमर, जो इसका साथ दे रहा था पृथ्वीराज चौहान का, इस पर ना क्या भाला मार देता है। और भाला मार देता है, भाला मार देता है ना, तो इसकी ना आँख फूट जाती है, किसकी, गोविंद राज तोमर की। भैया गोविंद राज तोमर को आता गुस्सा, इसने भी ले तूने सारे मेरी आँख फोड़ी है ना, इसे घायल कर देता, किसको, मोहम्मद गोरी को घायल कर देता। और ऐसे में ये भी सारे इसको घायल कर देते। तो अंत में दोस्तों क्या हो जाती है, इसकी हार हो जाती है मोहम्मद गोरी की तराइन के फर्स्ट युद्ध में, और इसकी दोस्तों क्या हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है। तो ऐसे में ये हार जाता है। उसके बाद मतलब इसको ना पृथ्वीराज चौहान ने इसको पकड़ा नहीं, छोड़ दिया कि तू जा। तो भैया चला गया चुपचाप। तो दोबारा भैया फिर आया 1192 में। भैया फिर 1192 में दोस्तों तराइन का उसी जगह वहीं पर दोस्तों क्या आपस में आए ये सारे, एक मतलब आए थे, मतलब अपने जो अंदर के व्यक्तित्व को छिपा के। बाहर से तो दोस्तों दोस्ती थी लेकिन अंदर से वही दुश्मनी थे। तो आए दोस्तों इसके पास, तो आपस में संधि कर लेते, कहते हैं हम संधि कर लेते यार, कोई नहीं, नुकसान से आखिर किसका भला हुआ है ये मेरे को बताइए, ये कहता है गजनी। तो भैया गजनी कहता है कि कोई बात नहीं, हम तो वहीं दोस्तों जश्न मन रहा होता है। तो इसकी जो सेना है वो सो रही होती है और दोस्तों जो इसकी सेना जश्न मना रही होती है। ठीक है जी, इसकी सेना सो रही होती है और जब इसकी सेना रात में दारू वारू पी के थक के जब सो जाती है तो भैया इसकी सेना जागती है और वहाँ पर तमाम मसाल जल रहे हैं। मसाल जो एक आग सी होती है, गुफाओं में देखी होगी। तो भैया वो मसाल लेके दोस्तों जो मोहम्मद गोरी के सैनिक है दोस्तों इन पर आक्रमण कर देते हैं और सारे सोए हुए रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इनको हरा देते हैं पृथ्वीराज चौहान की सेना को। और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों क्या इस तराइन के दोस्तों जो सेकंड युद्ध है, तराइन के दोस्तों युद्ध में सेकंड जो 1192 में हुआ था वही हरियाणा वाले में, तो इसको पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ ले जाता है कौन, मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी अपने पृथ्वीराज चौहान के साथ ले जाता है दोस्तों। और आपको पता है कि मोहम्मद जो पृथ्वीराज चौहान है वो इसके जो कोर्ट पोइट है दरबार में दोस्तों, दरबार में क्या दोस्तों मूँछों को ताव दे रहे थे कि तू आंखें नीचे कर। मोहम्मद गोरी कह रहा था वो, लेकिन ये नहीं करते हैं। ठीक है,
तो इनकी दोनों आंखें फोड़ दी। ठीक, उस समय दोस्तों इनका एक कोड पॉइंट था पृथ्वीराज चौहान का, चंद्रबरदाई। क्या दोस्तों? चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। तो भैया चंद्रबरदाई आया, तो चंद्रबरदाई ना जो मोहम्मद गौरी के पास आया कि आप हमारे राजा को जानते नहीं हो, बेशक इनकी आँख फूट गई हो, लेकिन ये वान बेदी तीर बेदी बांध चलाते हैं। अगर ये कहीं भी ना दिखाई ना दे, आंखों में पट्टी बांध के या तो इनको अगर कहीं से आवाज़ आ रही हो तो वो वहाँ पर तीर चला सकते हैं। तो भैया एक इम्पोसिबल कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल। तो वो कहता है कि कैन आई शो यू और हिज टैलेंट। तो कहता है हाँ कैन यू शो। तो भैया आपस में इंग्लिश में वार्तालाप होती है, इंग्लिश में तो नहीं होती दोस्तों, हिंदी में होती है उस समय जो भाषा थी। तो भैया आपस में वार होती है और एक खाली मैदान में दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, दोस्तों मोहम्मद गौरी तो एक अलग से बैठ गया था, दूर ऊपर, थोड़ा ऊपर बैठ गया था। यहाँ पर सभा बैठी थी और ये थोड़ा ऊपर बैठ गया था, इसे भी डर था। अगर ये डर नहीं होता तो यहाँ नीचे बैठता, बल्कि उस समय तो जो राजा महाराजा ऊपर है और पृथ्वीराज चौहान इस समय यहाँ था। तो चंद्रबरदाई भी यहाँ था इनके साथ। तो भैया उनको पता था कि आखिरी मौका इसे अगर मारना है। तो भैया चंद्रबरदाई कहते हैं पृथ्वीराज चौहान से कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट परमानता, ऊटे बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। क्या दोस्तों? 4 बास, ये कहते चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान से 4 बास 24 गज, यानी 4 गज 24 गज बैठा ऊपरे सुल्तान, ये 4 बास 24 गज ऊटे बैठा सुल्तान मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। तो भैया ये मुड़ते हैं और दोस्तों ये जो डायरेक्ट तीर मार देते हैं पृथ्वीराज चौहान, इसकी जब ये हंसता है ना, और इसको मार देते हैं, तो ऐसे में दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है और तराइन का युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तो बिल्कुल एक अच्छे मैंने आपको बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे से दोस्तों आपके माइंड में फिगर जो है क्रिएट कर दी होगी और युद्ध भी आप कभी भूलोगे भी नहीं, मैं इतना आशा करता हूँ। और दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो के अंत में जब वीडियो खत्म हो जाए। ठीक है, ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट युद्ध देखते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हाइड एस्पिस का युद्ध। काफ़ी दोस्तों मेरा फेमस युद्ध भी है, जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो काफ़ी एक आनंद से पढ़ता हूँ दोस्तों, आपको आनंद से ही पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है, हाइड एस्पिस का युद्ध। तो दोस्तों ध्यान रखना हाइड एस्पिस का युद्ध क्यों नाम पड़ा, किसने दिया, वो सभी तमाम आपको बताऊँगा। छोटे से मतलब इसमें छोटे से है, बिल्कुल काफ़ी नॉलेज दूंगा। ये युद्ध है ना 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैं थोड़ा पहले एक बैकग्राउंड ले लूँ दोस्तों। तो आपको पता है यूनानी आक्रमणकारी आए थे सबसे पहले तो हमारे पे, जो यूनानी आक्रमण भी सबसे पहले हुए थे। तो यूनानी आक्रमणकांड में एक शासक था जिसका नाम था सिकंदर, जिसे ये जाना जाता है अदर नेम से दोस्तों, नो एज अदर नेम अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो दोस्तों इसका विचार था कि मैं पूरे साम्राज्य, पूरे विश्व पर क्या करूँ, राज करूँ। लेकिन इसके जो सगी संबंधित है, ले बोलते हैं पहले छोटे से राज्य पर तो वो कर ले अधिकार, जब भी कर लियो तू बड़े उस पर। तो भैया ये नाराज़ हो गया, कहता है क्या कौन नहीं करता, मैं देख छोटे पे करूँगा फिर बड़े पे जो करूँगा। तो भैया सबसे पहले ये फिर ये आता है भारत की ओर दोस्तों, क्या है अपना कदम कदम बढ़ाया जा करता है। और दोस्तों ये 326 BC में दोस्तों ये बैक्टीरिया और दोस्तों काबुल, यानी जो अफगानिस्तान वाला इलाका है, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला इलाका, बैक्टीरिया काबुल वाले पे दोस्तों अधिकार कर लेता है। और जो इसके सगे संबंधित ना, सिकंदर बोलता है देख मैंने कर लिया बैक्टीरिया और काबुल पर अधिकार, और देखेगा और अधिकार करूँ। भैया इसमें भी जोश उनमें भी जोश कि तू भी कर मैं भी करता हूँ। तो भैया इसके द्वारा फिर ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ा दोस्तों। ये पाकिस्तान में तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है, मतलब तक्षशिला जो साम्राज्य था उस समय, जो उनके शासक थे आम्बी, तो आम्बी भी दोस्तों इनके अधिकार में आ गए, यानी अधिकार कर लिया गया सिकंदर द्वारा आम्बी को, यानी तक्षशिला। और आपको पता होगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी इस समय वर्तमान में है या नहीं, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी वो वर्तमान में है या नहीं। मैं इतना बता दूँ पाकिस्तान में है, लेकिन ये बताइए कि वर्तमान में है या नहीं। ओके, तो भैया तक्षशिला को ध्यान रखना। तो अधिकार कर लिया भैया, फिर आगे बढ़ता भैया लालच बुरी बला होती है, कभी कभी होता है लालच बुरी बला, शुरू में तो फ़ायदा मिलता है खूब। तो भैया आगे बढ़ता है, भारत वाले इलाके में आता है जो पंजाब वाले क्षेत्र में है। तो वहाँ एक शासक था पोरस। तो भैया जो पोरस ना इसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा कि मैं तेरे अंदर क्यों काम करूँ। सिकंदर मतलब पोरस कहता था कि सिकंदर से मैं तेरे अंदर क्यों काम करूँ भैया। तो ऐसे में भैया उनके बीच में आपसी मतभेद हो जाते हैं और आपसी में युद्ध हो जाता है। कब? 326। आप ये देख रहे होंगे पीछे सन चल रहा है, तो हम बिफोर क्राइस्ट चल रहा है, यानी जो ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो भैया क्या होता है कि 326 में एक युद्ध होता है। तो यूनानी शासक जो थे सिकंदर और दोस्तों पंजाब क्षेत्र के दो पोरस थे, आपस में दोस्तों युद्ध होता है इन बातों को संघर्ष लेके, और अंत में नतीजा यही निकलता है कि इसकी हार हो जाती है और दोस्तों इसकी क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। ऐसे में इस पर अधिकार कर लिया जाता है। तो भैया सिकंदर जो है ना पोरस जो है सिकंदर के कब्जे में आता है, और जो सिकंदर कहता है कि बोल सांभा, बोल तेरे साथ क्या किया जाए अब। तो भैया पोरस कहता है कि वही किया जाए कि जो एक शासक दूसरे शासक के साथ करता है जब वो
उसके अधिकार क्षेत्र को मतलब कंट्रोल कर लेता है। तो भैया ऐसे में उसको दया आ गई सिकंदर को, उसने छोड़ दिया कि तू जा जी ले अपनी ज़िंदगी, सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो भैया जी ले अपनी ज़िंदगी से दोस्तों ध्यान रखना इसी युद्ध को। तो पहला आपको बता दूं, इसी युद्ध को दोस्तों इसी युद्ध को दोस्तों क्या झेलम का युद्ध कहा जाता है। झेलम का युद्ध क्यों कहा जाता है दोस्तों, हमें पता है कि पंजाब में 5 नदियां हैं जो पंजाब को मिलकर बनाती है ना, सिंध, हिंदस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्याज। तो ये 5 नदियाँ दोस्तों जो युद्ध लड़ा गया था दोस्तों झेलम नदी पर लड़ा गया था, इसलिए दोस्तों इसे झेलम का युद्ध कहते हैं। दूसरा दोस्तों इसे ना वितस्ता का युद्ध कहते हैं। ओके, वितस्ता का युद्ध कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो यूनानी लेखाकार है, यानी जो भी यूनानी लेखाकार है, उन्होंने अपनी बुकों में मेंशन करा हुआ है कि जो युद्ध हुआ था 326 सिकंदर और दोस्तों पोरस के बीच में, तो उनके द्वारा ये हाई डेस्पीच का युद्ध था, हाई डेस्पीच का युद्ध। तो यही हाई डेस्पीच का युद्ध, ध्यान रखना यही था। बात आती है कि ये और आगे बढ़ रहा था। भैया आगे बढ़ते बढ़ते क्या था, मतलब पूरे भारत पर राज करूँगा। तो ऐसे में दोस्तों इसकी जो सेना थी वो ना जो ये तो सिकंदर जो सतलज है उस नदी को पार कर रहा था, तो सिकंदर की सेना मना कर देती कि ऐसा हम नहीं कर रहे, बहुत हम जीत लिए, अब नहीं कर रहे हम। तो भैया इसकी सिकंदर मना कर देते, लेकिन भैया सेना की सुनता कौन है। तो भैया इसका जो एक सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम था कोनोस। तो भैया पूछता है, बता भाई कोनोस, मान लिया जाए या छोड़ दिया जाए। मान लिया जाए तो भैया कोनोस की बात मान लेता है और पीछे चले जाते अपने अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, ईरान वाले में। तो भैया इनके यहाँ पर कवि थे एक भारत में दार्शनिक जिनका नाम था कालानास, तो वो उनको ले जाते उठा के, और इनकी जो मृत्यु है, यानी जो सिकंदर की मृत्यु है वो 326 ईसा पूर्व में हुई थी बेबीलोन में। बेबीलोन में तो हुई थी मृत्यु दोस्तों। अगर आपसे पूछूं कि इनकी मृत्यु क्यों हुई थी, अगर तो समय आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो मस्तिष्क, यानी दोस्तों जो माइंड में फीवर हो गया था, मस्तिष्क ज्वार के कारण की क्या मृत्यु हो गई थी। यही था दोस्तों हाई डेस्पीच का युद्ध। और मेरे को ये बताइए तक्षशिला दोस्तों वर्तमान में मौजूद है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं। दोस्तों मैं बात करता हूँ पानीपत का फर्स्ट युद्ध, ठीक है, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध, और दोस्तों सेकंड युद्ध भी उस पर हम बात करेंगे। तो पहला दोस्तों यानी पानीपत का प्रथम युद्ध। पहले तो मेरे को आप ये बताओगे जो पानीपत है वो है कहाँ पर, ठीक है। मैं अब रिवील नहीं करूँगा उस जगह का, स्टेट का नाम कहाँ पर है जो, तो आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। तो पहला जो पानीपत का दोस्तों 1526 में युद्ध में यानी जो 1526 में लड़ा गया था। अभी किसके बीच लड़ा गया था, क्यों लड़ा गया था, कौन कौन से शासक थे, किस वजह से लड़ा गया था, वो सभी तमाम चर्चा आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल भी स्किप ना करिए, कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखिए। बात है दोस्तों 1526 की। उस समय दोस्तों हमारे देश, यानी कि हम कह सकते हैं कि उस समय भारत पर दोस्तों दिल्ली सल्तनत का राज था, यानी जिसे जो गुलाम डायनेस्टी भी कहते हैं। तो उसमें दोस्तों 5 डायनेस्टी थी। गुलाम डायनेस्टी यानी जो गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश और सैयद वंश, और दोस्तों अंत थी लोधी वंश जिसका अंतिम शासनकाल चल रहा था। तो इसमें जो एक शासक था दोस्तों, जो तीसरा शासक था, इससे पहले दोस्तों एक तो सिकंदर लोधी था, एक इब्राहिम लोधी और एक सिकंदर लोधी, और दोस्तों आई थी एक और था दोस्तों, ध्यान रखना। तो तीसरा जो इब्राहिम लोधी के साथ था, तो इस समय इसका पीरियड चल रहा था। तो इस समय दोस्तों क्या होता है कि जो पंजाब वाला क्षेत्र है ना, पंजाब वाला क्षेत्र में दोस्तों एक गवर्नर नियुक्त था, यानी दोस्तों जो उस समय दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोधी शासक कर रहा था। तो उस समय दोस्तों जो जगह है वो बटी हुई थी दोस्तों। उसने इब्राहिम लोधी ने एक जगह पर्टिकुलरली पंजाब वाला क्षेत्र था वो दोस्तों गवर्नर को नियुक्त कर दिया वहाँ पर कि आप सारे टैक्स मुझे दोगे, जो भी वहाँ पर लॉ मेंटेन है आपके द्वारा चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में पंजाब वाले क्षेत्र में गवर्नर नियुक्त, जिसे इक्तेदार कहते थे। इक्तेदार का मतलब एक पर्टिकुलर जगह का दोस्तों हमें हवलदार बना दिया, या वहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक अधिकारी बना दिया। जैसे भारत है, भारत में एक पर्टिकुलर एक जो हमारी जो तो पावर है डाइवर्सिटी बटी हुई है, तो लेकिन हमारे भारत में एक मैन तो पावर सेंटर पे है, सेंटर के बाद जो तमाम राज्य है उसमें दोस्तों हर स्टेट में सीएम है। तो ऐसे में इक्तेदार जो हो गए सीएम की तरह आप मान लीजिए, ऐसे होते थे जो रेवेन्यू कलेक्ट और सभी तमाम उन चीज़ों को वहाँ पर लेके चलते थे, ठीक है। तो उस समय जो गवर्नर था दोस्तों एक तो दौलत खां था, दौलत खां। तो दौलत खां का एक और साथी था दोस्तों आलम खां। इस समय जो दौलत खां का जो पंजाब क्षेत्र से रेवेन्यू कलेक्ट करता था वो दोस्तों 100% हमने ले लिया कि 100% होता था। उसमें दोस्तों 50% तो पहले इब्राहिम लोधी को जाता था और 50% दोस्तों जो पंजाब क्षेत्र का दौलत खां रखता था। क्या हुआ भैया, समय बदला तो सोच भी बदल जाती है इंसान की। तो ये तो आप मेरी बात से भी सहमत होंगे इस बात को लेके। तो भैया समय बदला तो भैया क्या सोच ही बदल गई। तो उस समय 50% होता था। उस समय क्या इब्राहिम लोधी दोस्तों इनको कितना दोस्तों 80% लेने लगा और इनको 20% लेने लगा। भैया ऐसे में इनका क्या मत्था गर्म हो गया। अपने बंदे को बुला लिया ने आलम खां को, भैया देख मान नहीं रहे, बोलता है रुक रुक
मेरा एक भाई है, दूर रिश्तेदार है, मैं उसे बुला के लाता हूँ, उसको बताता हूँ और देख इसकी क्या हवा टाइट करता है। भैया दोनों मिलकर दोनों जाते हैं, इनवाइट करते हैं किसको, बाबर को। बाबर उस समय मतलब दोस्तों इनका नाम नहीं था, चल तो रहा था लेकिन एक दिल्ली सल्तनत में नाम नहीं था। तो उस समय दोस्तों जो दौलत खां और आलम खां इनवाइट करते हैं बाबर को, किस वजह को लेकर, इनकी जो समस्या है इसको हराने के लिए कि ये रेवेन्यू हमसे ज़्यादा कलेक्ट कर रहा है और ये दोस्तों हमें 20% दे रहा है। तो भैया बाबर, जो बाबर था बेसिकली जो फरगना वाला क्षेत्र का वहाँ शासक था, मिड एशिया में जो आता है फरगना वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इसका जन्म दोस्तों 1483 में हुआ था। इसकी एक दादी थी जिसका नाम था एहसान दौलत बेग। तो इसने बाबर को ना 1494 में यानी 11 वर्ष की उम्र में दोस्तों इसकी दादी की मदद से, अपनी दादी की मदद से दोस्तों फरगना क्षेत्र का 11 साल का शासक बन जाता है। तो भैया उस समय दोस्तों जो इनवाइट करता है, ये जो दौलत खां और आलम खां और इसको इनवाइट करता है और आपस में इनका युद्ध हो जाता है। तो भैया कहता तू को 20% क्यों दे रहा है? बोला मेरी मर्जी, मैं दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहा हूँ, तू कर ले, तू करना तेरे को। कह रहा देख अभी बताता हूँ तेरे को। भैया तो बाबर बड़ा कहता अब देख वो तूने बोला कैसे, मेरे को चैलेंज कैसे करा। तो भैया आपस में युद्ध हुआ 1526 में। तो ऐसे में युद्ध होता है और ऐसे में दोस्तों जो इब्राहिम लोदी है इसकी दोस्तों क्या हो जाती है, हार हो जाती है और जो बाबर है उसकी जीत हो जाती है। और ऐसे में ही जब हार हो जाती है पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो जो लोधी डायनेस्टी थी, जो 5वीं वंशी दिल्ली सल्तनत की, वो क्या है दोस्तों हार जाती है। और दोस्तों उसके बाद एक नई डायनेस्टी आती है यानी वंश आता है, वो आता है दोस्तों जो मुग़ल वंश, जिसकी नींव बाबर ने रखी थी। तो भैया इसकी जीत का कारण क्या था, बाबर की जीत का कारण दोस्तों, इस युद्ध में जीत का कारण था इसने तोपों का प्रयोग किया था। तोपों को जो चलाते हैं ना उसमें गोला बारूद डाल, तोपों का प्रयोग किया था, जो इसने जो कला है ईरानियों से सीखी थी। इसके 2 प्रमुख जो तोप चलाने वाले व्यक्ति थे, एक तो नाम था मुस्तफ़ा और एक था उस्ताद अली। तो माना भी जाता है, आपसे पूछा जाए कि मतलब यहाँ तो नहीं पूछा जाता, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में पूछा जाए कि जो बाबर की जो पानीपत का प्रथम युद्ध था उसकी जीत का कारण क्या था, है ना। तो आप लिखना है कि जो तोपों का प्रयोग किया था उसके जो ईरानियों से सीखी थी, उसके जो प्रमुख चलाने वाले 2 तोप और थे मुस्तफ़ा और उस्ताद अली। और एक दूसरा रीज़न और था, इसने तुगलक पद्धति अपनाई थी। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसने एक तुगलक पद्धति अपनाई थी। तुगलक पद्धति ये है क्या दोस्तों, मैं बताता हूँ। युद्ध के समय क्या अपनाई थी, ये बॉक्स है, इसमें हमने 4 पार्टों में बांट दिया, A पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। और प्रत्येक में मान लीजिए 1000 सैनिक हैं, इसमें भी 1000, इसमें भी 1000 और इसमें भी 1000। तो ऐसे में 200 तुगलक पद्धति अपना रहा था बाबर और उसमें दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी लड़ रहे थे। तो ऐसे में पहला तो ये वाला सेक्शन जाता है, इससे लड़ता है। अगर ये बाई चांस हार जाता है तो वापसी आता है, फिर दोबारा ये वाला सेक्शन जाता है, फिर ये हार जाता है, फिर ये तीसरा सेक्शन जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो लोधी वंश है उसकी सेना तो बिल्कुल हार रही है, थक रही है। अगर इसकी सेना हार रही है तो वापसी आती है, फिर इसकी द्वारी सेना जाती है। तो इन पद्धति का अपनाव करके पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर जीत जाता और बाबर मुग़ल वंश की दिल्ली में नींव रख देता और मुग़ल डायनेस्टी शुरू हो जाती है। कब होती है, 1526 में, जिसका फॉर्मेशन यानी फाउंडर कौन था, बाबर था। ये ध्यान रखना आप। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कुछ ऐसा अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पानीपत का सेकंड युद्ध के बारे में। दोस्तों बात कर लेते हैं पानीपत का सेकंड युद्ध और दोस्तों पानीपत का थर्ड युद्ध, ठीक है। सबसे पहले पानीपत का सेकंड युद्ध पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये हुआ था 1506 में। इसकी हिस्ट्री क्या थी दोस्तों, मैं आपको छोटे से ब्रीफ नॉलेज में यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों जो मुग़ल शासक था उस समय, जो यहाँ हमें पता है कि जो मुग़ल डायनेस्टी मतलब स्थापित हो गई थी जब प्रथम जो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। तो इस समय जो अकबर का, ठीक है, यहाँ पर राज चल रहा था। तो इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों ध्यान रखना 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। और दोस्तों जो शासक बना था, यानी इसका जो शासक बना था दोस्तों, ये 1556 में शासक बना था। ये ध्यान रखना। ये युद्ध होता है दोस्तों 2 शासक के बीच में, एक हिंदू शासक हेमू के चक्कर में। तो ध्यान रखना क्यों होता है उसका दोस्तों हम रीज़न जानेंगे, ठीक है। क्या होता है कि दोस्तों जो इसका पहले तो ध्यान रखो कि जो जलालुद्दीन यानी अकबर है, इसका जो पूरा नाम क्या था दोस्तों, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या दोस्तों, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका दोस्तों जो संरक्षक मतलब सेनापति, पहला सेनापति था दोस्तों मुनीम खां, दूसरा सेनापति था दोस्तों यानी जो संरक्षण है बैरम खां। अगर आपके आंसर अब में पूछा जाए कि जो अकबर का सेनापति कौन था, तो ध्यान रखना मुनीम मत लिखना दोस्तों, बैरम खां लिखना। काफ़ी इसको प्रेफरेंस दी जाती है, काफ़ी इसने इस युद्ध में भी दोस्तों काफ़ी उसको विजय दिलाई थी। तो इसलिए दोस्तों बैरम खां को आप लिखना। क्या रीज़न था दोस्तों, जब ये अकबर 1556 में दोस्तों इसे राजगद्दी प्राप्त हो गई थी, तो ऐसे में दोस्तों एक जो अब्दुल शाह सूरी था, जो सूरी वंश का था, है ना। आपको बताया था मोहम्मद शाह सूरी, है ना। तो यानी जो अफ़गान वाले जो एरिया में था, तो उसमें अब्दुल शाह सूरी का एक सेनापति था हिंदू, वो हेमू, जो हिंदू शासक था। वो दिल्ली पर आक्रमण आता है और वो पीछे से दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर क्या अधिकार कर लेता है।
ठीक है, जो लगातार दोस्तों 22 युद्ध जीते थे। भैया उसने अधिकार कर लिया दिल्ली पर हेमू ने। तो भैया क्या अकबर क्या कहता है, अकबर बैरम खां से कहता है कि अब ना हम दिल्ली छोड़कर चले जाते हैं। तो भैया बैरम खां कहता है बस हार गए, बस इतना मैंने मोटिवेट करा था आपको। फिर भैया उसमें एंकरेज आ जाता है, एक उत्साह हो जाता है कि हाँ सही कह रहा है यार, तू तो मैंने मोटिवेट तूने करा था लेकिन मैं डिमोटिवेट हो गया। तो भैया बैरम खां मोटिवेट करता है कि नहीं हम तो युद्ध लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो भैया वही हुआ अंत में। तो बैरम खां दोस्तों कहता है कि हम युद्ध लड़ेंगे इससे, किससे, जो इन्हें हमारी जो पीछे से आया और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया, किसने, हेमू ने, जो अब्दुल शाह सूरी का दोस्तों सेनापति था। तो भैया आया, तो भैया हेमू जो पहले था क्या, ये व्यापारी था, जो ये आदिल शाह का सेनापति मैंने आपको बता दिया। तो आपस में युद्ध होता है कब, 1556 में पानीपत में। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। भैया युद्ध हो जाता है तो ऐसे में जो हेमू है ना वो दोस्तों एक हाथी के जो ओथा होता है, ओडा यानी जो ऊपर होता है, ऊपर बैठता है, तो उस पर बैठा हुआ था। तो ऐसे में दोस्तों जो बैरम खां है, बैरम खां दोस्तों जो हेमू की ना आँख पर एक वो मारता है भाला और उसकी आँख पर तीर लग जाता है, वो नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों जो मुगल सेना इसको घेर लेती है और पकड़ लेती है हेमू को और बंदी बना लेती है। तो इतिहासकार द्वारा ये माना जाता है कि जो हेमू की गर्दन काट दी गई थी, मार दिया गया था। अंत में दोस्तों यही पता चला कि जो मुगल की उनकी जीत होगी और या पानीपत के दूसरे युद्ध में, और जो हेमू था उसकी हार हो जाती है। तीसरा दोस्तों पानीपत का युद्ध होता है दोस्तों किन के बीच, मराठाओं के बीच और दोस्तों अहमद शाह अब्दाली के बीच। कब होता है, 1761 में, जिसमें जीत होती है अहमद शाह अब्दाली की और दोस्तों मराठाओं की हार हो जाती है। इतना ही जानना है दोस्तों, और कुछ जानना ही नहीं है आपको, यही एग्जाम में पूछा जाता है। इनको थोड़ा आप अच्छे से ध्यान रखना। ओके ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों ये 2 क्वेश्चन और रह गए थे हमारी पहली और दूसरी वीडियो में, तो यहाँ पर मैं इनको लिख देता हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो टाइगर हिल है कहाँ पर स्थित है। दोस्तों मैं बता दूं कि जब हमारा बी का एग्जाम हुआ था ना, अभी तो हम सी का देंगे, तो अभी हमारा बी का एग्जाम हुआ था तो दोस्तों पूछा था उसमें वेयर इज़ लोकेट टाइगर हिल्स, यानी जो टाइगर पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों कारगिल में है। ओके, कारगिल में है। अगला दोस्तों ने पूछा है कि जब हम बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था, बांग्लादेश यानी जो 1971 में दोस्तों बांग्ला युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो बांग्ला युद्ध के समय दोस्तों कौन सी मतलब सेना भारतीय सेना के साथ मिलकर लड़ी थी। तो हमें पता है दोस्तों कौन सी, मुक्ति वाहिनी। कौन सी दोस्तों, मुक्ति वाहिनी सेना मिलकर लड़ी थी, पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में। एक और दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि 1857 में जो एक युद्ध हुआ था, जब मैंने आपको बताया था कि जब भारत के देश की आज़ादी के लिए यहाँ से एक चिंगारी आग उठी थी, तो दोस्तों वो युद्ध का मतलब संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ था, स्वतंत्र भारत की लड़ाई। तो ध्यान रखना दोस्तों वो मेरठ से हुआ था। पहला संग्राम हुआ भी था दोस्तों, कब हुआ था, 10 अप्रैल, पूरी डेट अगर याद करें तो 10 अप्रैल 1857 में हुआ था, ये ध्यान रखना। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों ध्यान रखना कि अभी ना हमारे जो हिस्ट्री, जो मिलिट्री हिस्ट्री है, उसमें साथ हम जो अपनी इंडियन हिस्ट्री भी लेते हैं, तो उसमें दोस्तों जो बौद्ध है ना, इस्लाम, हिंदू, विजयनगर साम्राज्य, उसमें दोस्तों हम 1-1 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमसे पूछा जाता है। बुद्ध का रिलेशन कहाँ है, महावीर स्वामी कहाँ के है ना, पैगंबर मोहम्मद साहब है ना, जो हजरत हज की यात्रा आपको पता होगा, कलमा है ना, वो सभी दोस्तों 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको तमाम हम अपने एक छोटे से सेशन रखेंगे, उसमें ही रखेंगे। वैसे मोस्टली तो यहाँ कंप्लीट हो गए, इससे ज़्यादा आउट बाहर पूछा भी नहीं जाता। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज के जो युद्ध बताए दोस्तों, जो आपको भी भूलोगे भी नहीं, वो आपको कैसे लगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी पहली बार हमारे चैनल को देख रहा है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।